हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष और कार्यकर्ता पहुंचे। पूरे पंडाल को गंगाजल से शुद्ध किया गया। इस दौरान हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष ने कहा, हमारे पूजा पंडाल में नमाज अदा की गई। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को यह लोग अशुद्ध कर रहे हैं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल इसी पंडाल में मुसलमान समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की थी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कल जहां पर नमाज अदा की गई थी उसकी तस्वीर, इस पूजा पंडाल की तस्वीर, और एक आज तस्वीर सामने आई जहां पंडाल का शुद्धिकरण किया गया है और कई बातें भी हिंदू शिव भवानी सेना की तरफ से रखी गई और कहा गया कि पूजा पंडाल में नमाज अदा की गई। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को यह लोग अशुद्ध कर रहे हैं, जिस वजह से हम इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तस्वीर है जहां देखिए, जहां पर नमाज अदा की गई थी वहां पर आज शुद्धिकरण किया गया और यह भी कहा गया कि ये जो लोग दोषी हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर कैसे कोई पूजा पंडाल में नमाज अदा कर सकता है और जिस वजह से ये जगह अशुद्ध हुआ। और इसका शुद्धिकरण करते हुए यहाँ हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो पटना जंक्शन स्थित तस्वीर है हनुमान मंदिर की, जहाँ देखिए रामनवमी की जोर शोर से तैयारी है, लेकिन इन सब के बीच जो पूजा पंडाल बनाया जाता है वहां पर कल नमाज अदा की जाती है और इसी को लेकर के अब हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के साथ साथ कार्रवाई की भी ये लोग मांग करते हैं। तो तस्वीर है जहां गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया है। इस दौरान हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और कहा कि आखिर कहां से उचित है कि पूजा पंडाल जहां पर हिंदू आस्था जुड़ा हुआ है, जहां रामनवमी को लेकर के तैयारी हो रही हो, लेकिन वहां पर मुस्लिम समाज के लोग पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और इसी को लेकर के ये विरोध भी जताया गया और विरोध के साथ साथ शुद्धिकरण भी इस जगह का किया गया। और अध्यक्ष ने कहा कि हम गंगा जल छिड़क कर इस जगह को शुद्ध करते हैं, लेकिन आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों को इस तरीके से यहाँ पर पहुंचकर उनकी आस्था पर चोट पहुंचाया जा रहा है? इसके साथ साथ सरकार और प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बता दें कि कल इसी पंडाल में मुसलमान समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की थी और इसी के बाद से कह सकते हैं कि जो विरोध है वो भी अब देखने को मिला और हिंदू संगठन जो है लगातार इसका विरोध भी जता रहे हैं कि आखिर क्यों, जहां पर एक धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है, कई लोग यहां पर पहुंचते हैं और वो भी समझते हैं कि यहां पर तैयारी काफ़ी बड़ी चल रही है, लेकिन उनके पूजा स्थल पर इस तरीके से नमाज अगर अदा कराई जाती है तो कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। और आखिर ऐसे में क्यों इस तरीके से यहाँ पर नमाज अदा कराई गई? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कल की जो तस्वीर सामने आई थी, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज अदा करते हुए इस पूजा पंडाल में दिखाई दिए। जब ये तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर के कई तरीके की चर्चाएं हुई और आज जो ये संगठन है वो इस जगह पर पहुंचा। मंदिर के बाहर भक्तों के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, जहां भक्तों की लंबी कतारें कल नजर आएगी। उसे ठीक एक दिन पहले आज यहां पंडाल का शुद्धिकरण किया गया है। आपको बता दें कि पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर के ठीक बाहर रामनवमी को लेकर बनाए गए पूजा पंडाल के पास हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष और कार्यकर्ता पहुंचे। पूरे पंडाल को गंगा जल से शुद्ध किया गया। इस दौरान हिंदू भवानी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे पूजा पंडाल में नमाज अदा की गई। हिंदू धर्म के पवित्र स्थल को ये लोग अशुद्ध कर रहे हैं। हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आज हम गंगा जल लेकर छिड़काव कर रहे हैं और शुद्धिकरण कर रहे हैं, पंडाल को शुद्ध कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग मस्जिद में जाकर, मजार में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी के मद्देनजर विशेष तैयारी की गई है और कल शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज यहाँ हनुमान मंदिर के ठीक बाहर मस्जिद है और यहाँ पर जुमे की नमाज हर
शुक्रवार पढ़ी जाती है। हालांकि रामनवमी के मद्देनजर यहाँ जो पंडाल है वो बनाए गए हैं। ऐसे में कल नमाज अदा की गई, जिस पर अब शुद्धिकरण शुरू हो गया है। भवानी सेना की तरफ से गंगा जल लेकर शुद्धिकरण किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार और प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो वो भी मस्जिद और मजार में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां जेडीयू के नेता थोड़ी देर में प्रेस वार्ता करेंगे। बड़े मुस्लिम नेता आज प्रेस वार्ता करेंगे। बता दें कि जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से रखेंगे। मीडिया के सामने नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का जवाब देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि देखिए कुछ खबर ऐसी भी आई कि कुछ जो नेता है वो जेडीयू छोड़ करके चले गए, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू के जो बड़े मुस्लिम नेता हैं वो बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो जेडीयू है वो मुसलमानों के पक्ष में है, उनके हित के बारे में सोचती है। जो वक्फ बिल पास हुआ वो किस तरीके से जो गरीब मुसलमान है खासकर उनके लिए वो हितैषी है। तो देखिए जेडीयू के नेता थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें बड़े मुस्लिम चेहरे जो है वो मौजूद रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो जेडीयू है वो मुस्लिमों के साथ खड़ा है। तो जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा जाएगा और जो भी बातें चर्चाओं में चल रही है खासकर के जेडीयू वक्फ बिल को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, उस पर तस्वीर नेता साफ करेंगे। तो नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन को लेकर हो रहे विरोध का ये जवाब देंगे। पार्टी स्टैंड के खिलाफ बोलने वाले गुलाम गौस सहित तमाम मुस्लिम नेता भी मौजूद रहेंगे। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू के समर्थन के बाद नीतीश कुमार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नीतीश कुमार के इस स्टैंड के लिए बड़ी आबादी उनके साथ खड़ी है और उनका आभार जता रही है। पटना में एक कार्यक्रम में वक्फ पर जेडीयू के समर्थन के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वे हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन करते निकल गए। तो देखिए ये तस्वीर जब सामने आई है, जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया, दोनों सदनों से इस बिल को पास करा लिया गया और आज इस बिल को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो मुस्कुराते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं और देखिए किस तरीके से हाथ जोड़े हुए मीडिया के सामने वो नजर आ रहे हैं। और ये भी जेडीयू की तरफ से बताया जा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों के हित में जेडीयू लगातार खड़ा है। नीतीश कुमार इस स्टैंड के लिए बड़ी आबादी उनके साथ खड़ी है, ये भी एक संकेत संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो पटना में एक जब कार्यक्रम चल रहा था और उस पर वक्त पर जेडीयू के समर्थन के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उसके बाद से तस्वीर सामने आई है जहां वो हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सभी का अभिवादन करते हुए वो निकल गए। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ बिल पर बड़ा बयान आ गया है। उनसे जब वक्फ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में कौन सा वक्फ बोर्ड है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, आप नाम बताइए। उन्होंने कहा कि बहुत सुधार की जरूरत थी और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जो बिल लाया है निश्चित तौर पर ठीक है और सुधार की जरूरत थी। वह कानून बन गया होगा या बन जाएगा, इससे सुधार होगा। कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए, किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूँ, इन्नमा सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन। गरीब कमजोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों है, तो कहा गया फकीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई
कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहे हैं। चर्चा का विषय बन गया है। पिछले दिनों आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा एक पोस्टर में लगाकर निशाना साधा था और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया था और सवाल खड़े किए थे। अब उस पोस्टर के जवाब में एनडीए की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद को गिरगिट बताया गया है। बिहार के सियासत में पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है। जी हां, कल आरजेडी के सामने ये पोस्टर कल लगा था जिसमें लिखा गया था कि गिरगिट रंग बदलता था और ये पोस्टर लगाते हुए नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए गए थे। आज जो है एनडीए की तरफ से एक दूसरा जवाब में पोस्टर लगाया गया है। ये जरा देखिए नया पोस्टर, यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 दो बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025 अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है, तो ये केंद्र में लालू प्रसाद यादव के चेहरा रखा गया है। 2010 और 2025 की बातें लिखी गई है और ऊपर में पूछा गया है सवाल कि असली गिरगिट आखिर कौन है। तो यहाँ बिहार की सियासत में गिरगिट जो है वो यहाँ पे मुख्य भूमिका में आ गया है और राजनीतिक दल एक दूसरे को गिरगिट बताते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार की सियासत में गिरगिट वाले पोस्टर पर अब सियासी घमासान जो है वो भी मच गया है। की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पलटी मार रही है। आपने कभी देखा था, सुना था कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा में माइनॉरिटी के लिए कुछ था? हाँ, तो पलटी असली मायने में कौन मारा? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम माइनॉरिटी को लॉलीपॉप दिखा रही है, उनको रसगुल्ला दिखा रही है और उनको अपनी तरफ रिझा रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो दुनिया जानती है कि किस तरह रंग बदलते हैं, किस तरह पलटी मारते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है। एक दूसरे पर खूब तंज कैसे कसे जा रहे हैं। आरजेडी ने एक बार फिर से पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार और जेडीयू पर तंज कसा है। पोस्ट में लिखा गया है कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना आप गिर गए। तो तस्वीर है जहां देखिए वक्फ पर जो सियासी उबाल है वो जारी है और इन सब के बीच एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है और देखिए इसमें लिखा गया है कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, और भी बहुत कुछ लिखा गया है। और इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसके साथ साथ नीतीश कुमार का चेहरा है और भी कई नेताओं के चेहरे को इसमें रखा गया है और बड़ा तंज कसने की कोशिश की गई है। तो ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स है वक्फ बिल पर वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं और ये पोस्टर वॉर पटना की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो इधर आरजेडी के पोस्टर पर भी बयानबाजी तेज हो चुकी है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। में बने किसी कानून का समर्थन करना गिरना नहीं होता है, गिरना होता है राष्ट्र को लूट लेना। मुख्यमंत्री बने तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो टेंडर घोटाला कर लिया, नौकरी के बदले गरीबों की जमीनें हड़प ली। गिरना यह होता है, उस चाचा से पूछिए और कितना गिरोगे, और कितना लूटोगे, और कितनी डकैतियां करोगे। राजद नेताओं के द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का उपयोग कर राजनीति में मीडिया की जरिए सुर्खियों में बने रहने का नायाब तरीका खोज रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि यह सरकार के लिए ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन सरकार अपनी कुतर्क की राजनीति से वक्फ को बर्बाद कर रही है और मुसलमानों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ऐतिहासिक मौका था, कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे। और ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के सीएस का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर सिद्धार्थ बोले, दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर होगा। पहले सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, फिर बीपीएससी पास महिला शिक्षक का ट्रांसफर किया जाएगा। महिला शिक्षक के बाद पुरुष का भी तबादला होगा। 7 से 10 अप्रैल तक महिला की पहली सूची जारी होगी। बीमारी वाले 650 शिक्षकों का भी तबादला होगा। तो इस तबादले को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि सिद्धार्थ ने कहा है कि दूरी के आधार पर महिलाओं का ट्रांसफर हम करेंगे। पहले सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफर, उसके बाद फिर बीपीएससी पास जो महिला शिक्षक है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। रश्मीस हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रश्मीस, क्या पूरी खबर है ट्रांसफर को लेकर? देखिए राहुल, न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दी थी कि दूरी के आधार पर जो महिला हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी पहली सूची अप्रैल में फर्स्ट वीक में जारी होगी। इसमें हालांकि कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें 2 फेज में अब सूची जारी होगी, जिसमें सबसे पहले जो सक्षमता पास जो महिला टीचर हैं उनकी सूची जारी होगी, जिसकी तारीख अगर माना जाए तो 7 से 10 अप्रैल लगभग रखी गई है। वहीं दूसरी सूची जो है बीपीएससी पास जो महिला शिक्षक हैं, जो टीआरई 1-2 वाली है, इनकी सूची भी लगभग 13 अप्रैल से पहले जारी होने की संभावना है, जिसको लेकर फाइनलाइज करने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। और जो पुरुष शिक्षक हैं जो इंतजार कर रहे हैं दूसरे जिले से आने के लिए, तो उनकी सूची भी तैयारी शुरू हो जाएगी लगभग 10 अप्रैल के बाद। और कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक जो पुरुष शिक्षक हैं का भी तबादला कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1,90,000 आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए थे, जिसमें फेज वाइज धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है। और 650 ऐसे शिक्षक हैं जो दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिन्होंने अप्लाई किया था और पहले फेज में उनका ट्रांसफर होना था, लेकिन कुछ शिक्षक छूट गए 650, उनका भी एक तरह से तबादला होगा। और कहा जा रहा है 8 अप्रैल तक उनकी भी सूची जारी कर दी जाएगी। तो धीरे धीरे जो शिक्षा विभाग की तैयारी है, बताते हैं आपको कि फेज वाइज ट्रांसफर होगा। सबसे जो परेशानी वाली बात है, महिला टीचर जो दूर दूर हैं उनके लिए इस सप्ताह के अंत तक कहा जाए राहत की खबर होगी। यानी अब 7 तारीख को लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। अगर 7 को नहीं आता है तो 10 तक टारगेट रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद जो है जो पोस्टिंग की तैयारी होगी वो होगी, स्कूल आवंटन की तैयारी होगी, ये तमाम प्रक्रिया है। और इसके बाद जो है टीआरई 3 की भी पोस्टिंग की तैयारी है। शिक्षा विभाग के पास कई चुनौतियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जो शिक्षक हैं उनके लिए शिक्षा विभाग जो है लिस्ट जारी करने की तैयारी में लगा हुआ है। और ये खुशखबरी महिला टीचर्स को 10 अप्रैल से पहले देने की तैयारी है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया रश्मीस इस अपडेट के लिए आपका। और पटना से बड़ी खबर, जहां कल पटना में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। 53 शोभा यात्रा डाक बंगला पहुंचेगी। डीएम ने डीजे नहीं बजाने का आदेश भी दिया है और कहा है कि बात नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, रामनवमी को लेकर के भव्य तैयारी है, बड़ी तैयारी है। और ऐसे में भव्य शोभा यात्रा जो है हर बार निकलती है। इस बार 53 शोभा यात्रा डाक बंगला पहुंचेगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानियां जो है वो भी बरतनी होगी, क्योंकि इसको लेकर के आदेश भी जारी किया गया है। डीएम ने डीजे नहीं बजाने का आदेश दिया है और कहा कि कोई बात अगर नहीं मानेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। स्पेसिफिक नहीं है, बाकी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पर्व त्यौहार जो है उसको लेकर के और किसी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। डीजे पर कोई अलग कितने मजिस्ट्रेट सर लगाए गए? बड़ी संख्या में, लगभग 250 की संख्या में हैं लोग लगे हुए। हाँ, डीजे पर प्रतिबंध है और हम लोग जो समितियां हैं उनको भी कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है डीजे संचालकों पर। रामनवमी के मद्देनजर कल राजधानी पटना में कई शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसका स्वागत पटना के डाकबंगला चौराहे पर किया जाएगा। हालांकि डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि डीजे रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान नहीं बजाई जाएगी। इसका
जो आदेश है वो लागू कर दिया गया है। हालांकि कई शोभा यात्राएं राजधानी पटना के अलग अलग चौक चौराहे से डाक बंगला चौराहे पर पहुंचेगी। अगर वो डीजे बजाती है तो उसे मना किया जाएगा, अगर वो अश्लील गाने बजाते हैं तो भी उन्हें मना किया जाएगा, अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की प्राथमिकता है कि कल शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी शोभा यात्राएं आए उन्हें यहाँ से निकाला जाए, बाद में उन पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि हर साल डाक बंगला चौराहे पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार उसकी भव्यता कुछ अलग नजर आ रही है। कई सारे इलेक्ट्रिक लाइट वाले गेट लगाए गए हैं। लगभग 53 शोभा यात्राएं अलग अलग गली मोहल्ले से निकलकर डाक बंगला चौराहे पर आएगी, जहां पर मुख्य मंच बनाया गया है। यहां पर कई गणमान्य अतिथि उन शोभा यात्राओं का अभिनंदन करेंगे। उन शोभा यात्राओं के साथ कई कलाकार होते हैं, कई म्यूजिक बैंड होती है, अलग अलग बैंड भी यहाँ नजर आएगी। महाराष्ट्र के बैंड भी यहाँ शोभा यात्रा में शामिल होगी। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि शोभा यात्राएं निकाली जाए, बैंड भी बजाए जाएं, लेकिन डीजे प्रतिबंध रहेगा। डीजे बजाने की अनुमति किसी भी शोभा यात्रा में नहीं दी गई है। बावजूद इसके अगर शोभा यात्रा के दौरान लोग डीजे बजाते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं, तो उसे उस वक्त मना किया जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर बाद में कार्रवाई होगी, क्योंकि तमाम गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरे से निगरानी किया जाएगा, कंट्रोल रूम के तहत निगरानी किया जाएगा और बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां बड़े जेडीयू मुस्लिम नेता मौजूद हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कहा था, मैंने कल भी यहाँ यस न्यूज पर एक अपने सिवान में मैंने बाइट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है, उनके सारे बुनियादी मसलों को हल किया है, उनके खाने पीने में कोई परेशानी नहीं है, इंसाफ के साथ अमन और तरक्की के साथ उनको भी बराबरी का हक दे रहे हैं, तहफ्फुज का पैगाम दे रहे हैं और इसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य करते हैं इस समाज के हित के लिए किए हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हमारे सारे बुनियादी मसलों को हल किया है। अब आगे की बात जो है हमारी जो प्रवक्ता है बन अंजुम आरा जी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मौजूद तमाम जो अभी अशरफ भाई ने हमारे सभी सम्मानित और माननीय हमारे साथियों का नाम लिया, आप सभी का स्वागत। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, छायाकार बंधुगण, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और वो विषय अशरफ भाई ने आपको आपके समक्ष रखा। हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है। जब से सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे अशरफ भाई, क्योंकि उस प्रकोष्ठ से हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं उस बिल की और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल में समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने,
वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहे, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी है वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्त की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन